सो हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो किसी सब्सक्राइबर की नहीं है। जी हाँ, मुझे बहुत सारे सबमिशंस आए स्टोरी के, लेकिन उसमें से कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं थी जिसको मुझे सुन के या आप व्यूवर्स को सुन के ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो मैंने रेडिट से ढूंढ के निकाली है। बहुत सारी रेडिट पोस्ट पढ़ने के बाद, बहुत सारी कहानियां पढ़ने के बाद, बहुत सारी रिसर्च के बाद मुझे ये स्टोरी मिली जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी है। आई मीन ऐसी स्टोरी मैंने बहुत कम सुन रखी है जो कि क्रीपी होने के साथ साथ डिस्टर्बिंग भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सके। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम शुभम है। ये इंसिडेंट मेरे और मेरे भाई जिसका नाम आशुतोष है, हम दोनों के साथ तकरीबन 6 साल पहले हुआ था। 6 साल पहले मेरी उम्र तकरीबन 16 साल थी और मेरे छोटे भाई की उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं और मेरा छोटा भाई आशुतोष, हम दोनों लोग स्कूल से घर वापस आने के बाद शाम को 5 बजे कोचिंग के लिए अपने घर से निकला करते थे। कोचिंग जो थी हमारे घर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो बारिशों का मौसम था। मैं अपने छोटे भाई आशुतोष के साथ स्कूल से घर वापस आता हूँ। अब यूजुअली हम दोनों भाई स्कूल और कोचिंग साथ में ही आया जाया करते थे। हम स्कूल से घर आते हैं और थोड़ा वक्त घर पे बिताने के बाद अपनी कोचिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। हम 5 बजे अपने घर से निकले हुए होते हैं। 2 घंटे की हमारी कोचिंग होती है। हम कोचिंग पहुंचते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कोचिंग से घर की तरफ वापस लौटने के लिए कोचिंग से निकलते हैं। हम दोनों भाई पैदल होते हैं और मैं अपने छोटे भाई आशुतोष से कहता हूँ कि मेरे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलेगा। अब ट्रूथ एंड डेयर जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये एक बहुत सिंपल सा गेम होता है जिसमें आप जिसके साथ ये गेम खेल रहे हैं आप उसको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो ट्रूथ या तो डेयर। सामने वाला अगर ट्रूथ चूज करता है तो वो अपनी कोई सच्चाई बयान करता है, और अगर वो डेयर चूज करता है तो सामने वाला बंदा उसे बताता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम ये काम करके दिखाओ। मैं अपने छोटे भाई आशुतोष के साथ ऐसे ही हंसी मजाक में ये चीजें खेल रहा होता हूँ। अब मैं आपको बताता चलूं कि जब मेरे घर के ही करीब, जब हम अपने घर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तो उससे पहले एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ होता है हमारे घर से जस्ट पहले ही। तो हम उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और मैं अपने छोटे भाई से कहता हूँ कि चूज करो, ट्रूथ या डेयर। मेरा छोटा भाई आशुतोष मुझसे कहता है कि डेयर दे दो भैया। मैं उससे ऐसे ही मजाक में कह देता हूँ कि ये जो पेड़ देख रहा है ना नीम का, वो कहता है हाँ। मैं उससे कहता हूँ कि इस पेड़ पे चढ़ के दिखा दे। हमें तकरीबन 6 महीने हो चुके थे कोचिंग जाते हुए और कभी भी हमें उस रास्ते पे या उस पेड़ से ऐसा कुछ निगेटिव वाइब या इस तरह की कुछ भी अजीब चीज महसूस नहीं हुई थी। इसलिए मैंने उसके बारे में इतना सोचा नहीं और मैंने मजाक में ही अपने भाई से कह दिया कि अगर डेयर चूज कर रहा है तो एक काम कर, इस पेड़ पे चढ़ के दिखा दे। हमें इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उस वक्त मेरी उम्र भी 16 साल ही थी और मेरा भाई तो मुझसे भी ज्यादा छोटा था। मैंने ये बात जब उससे बोली तो मेरे भाई आशुतोष ने मुझसे कहा कि हाँ भैया मैं करके दिखाता हूँ आपको, और वो देखते ही देखते पेड़ पे चढ़ना शुरू कर देता है। जब वो पेड़ के टॉप तक पहुंच जाता है तो वो पेड़ के ऊपर से ही मेरी तरफ हाथ हिलाता है और मुझसे कहता है कि शुभम भैया देख लो, मैं ऊपर तक आ गया हूँ, मैंने आपका डेयर पूरा कर दिया है और अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। उसने बस इतना ही कहा होता है कि मैं नीचे उतर रहा हूँ और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो अचानक से उस पेड़ से बहुत जोर से गिरता है। मतलब उसे देख करके बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा था कि जैसे उस पेड़ से किसी ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया हो। वो पेड़ से थोड़ी सी दूरी पे जाके गिरता है। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि उसे बहुत ज्यादा खरोंचें आई हुई होती हैं। मैं उसे जल्दी से उठाता हूं और उसके कपड़े झाड़ना शुरू करता हूं। उसके कपड़ों पे बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई होती है। उसके पैरों पे चोट आ जाने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से मैंने उसका एक हाथ अपने कंधे पे रखा और चलना शुरू किया। जब हम अपने घर की तरफ जा ही रहे थे तो रास्ते में मैं उससे पूछता हूँ कि तुम पेड़ से नीचे गिरे कैसे? तो उसने मुझसे बताया कि भैया ऊपर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया और मैं नीचे आ गिरा। मैं उससे कहता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हो सकता है तेरा पैर स्लिप कर गया हो, इतनी ऊपर कहाँ पे कोई औरत बैठी हुई होगी। तभी वो अचानक से पीछे देखता है और मुझसे कहता है कि भैया घर जल्दी चलो, वो जो बूढ़ी औरत है वो अभी भी मुझे पेड़ के ऊपर से देख रही है, बस मुझे घर ले चलो। मैं बार बार उससे यही कह रहा होता हूँ कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस मेरे साथ घर चल। वो बार बार पीछे पलट के देख रहा होता है और फिर उसने मुझसे ये कहना शुरू कर दिया कि भैया वो जो बूढ़ी औरत है वो हम लोगों के पीछे है, जितनी जल्दी हो सके मुझे ले करके घर चलो बस। काफी ज्यादा डर गया था मेरा भाई। अजीब बात ये थी कि वो जो बूढ़ी औरत थी जो उसे पेड़ के ऊपर दिखाई दी और जो उसके पीछे दौड़ते हुए उसे वो दिखाई दी, वो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। मतलब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। तब भी मैं पीछे घूम के देख रहा था और मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा भाई मुझसे बार बार कहे जा रहा था कि भैया वो मुझे दौड़ा रही है, भैया वो हम लोगों के पीछे है, जल्दी से घर चलो। किसी तरह से लेके मैं उसे अपने घर पहुंचता हूँ और मैं अपने मम्मी पापा से कुछ भी नहीं बताता, वो भी कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि अगर घर वालों को बताते तो घर वाले उल्टा हम लोगों को ही डांटते। इसलिए हम लोगों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बस बताया कि हाँ रास्ते में
में चलते चलते आशुतोष ऐसे ही गिर गया था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पे मिट्टी लग गई है और कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे रात के खाने का टाइम हो चुका था। जब हम सारे लोग, मैं, मम्मी, पापा और मेरा भाई, जब हम लोग खाने की टेबल पे बैठे हुए थे तो मेरे भाई को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो मतलब कि बहुत ज्यादा ही खाना खा रहा था और बहुत ही अजीब तरह से खा रहा था। लाइक यूजुअली 14 साल का बच्चा कितना ही खा सकता है, 1 रोटी या 2 रोटी। वो बैठे बैठे उस जगह पे 9 से 10 रोटी खा चुका था और भी ज्यादा खाना मांगता ही जा रहा था। और वो इस तरह से रोटी और जो भी था वो उसको ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना खाया ही ना हो। उसने मम्मी के ऊपर भी चिल्लाना शुरू कर दिया था कि और खाना ला के दे, जल्दी खाना ला के दे। मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की बदतमीजी वो कभी करता नहीं किसी के साथ। लेकिन उस दिन उसको पता नहीं क्या हो गया था कि वो खाना भी बहुत ज्यादा खा रहा था और घर पे जितने भी लोग थे सबके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। उस रात तो खाने वाले इंसिडेंट के बाद कोई भी चीज नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट डे जब मम्मी ने उसे स्कूल के लिए उठाने के लिए कोशिश की तो उसने मम्मी को गालियां देना शुरू कर दी। एंड बिलीव मी गाइस, उससे पहले मेरे भाई ने कभी किसी को गाली देना तो छोड़ो, किसी से बदतमीजी से बात भी नहीं की थी, और उस दिन उसने मम्मी को गाली दे दी थी। मम्मी ये सारी चीजें देख करके और सुन करके बहुत ज्यादा शॉक में थी, इसलिए वो भागते हुए मेरे पापा के पास जाती हैं। वो उनको बेड से उठाती हैं और वो कहती हैं कि चल के आशुतोष को देखिए, उसको पता नहीं क्या हो गया, बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और इवन वो मुझे गालियां भी दे रहा है। गुस्से में उठते हैं और उसके पास जाते हैं और उसे डांटना शुरू करते हैं। जब पापा उसे डांट रहे होते हैं तो वो बहुत अजीब से, जैसे कोई जानवर गुर्राता हो, वो उस तरह से पापा को देख के गुर्रा रहा था और बस पापा को घूरे ही जा रहा था। मेरी फैमिली को ये सारी चीजें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद मेरा भाई कभी भी नॉर्मल नहीं रह पाया। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। वो लोगों से थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ने लगता था, लोगों को गालियां देता था और इवन बहुत सारे लोगों को तो उसने मार भी दिया था। इसके साथ साथ वो रात में, बीच रात में उठ करके चिल्लाना शुरू कर दिया करता था और पता नहीं किसी बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज में बड़बड़ाता था। कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाने पे उसके हाथ पैर भी टेढ़े पड़ने लगते थे और वो घर से निकल के भी कभी कभी भाग जाया करता था। और वो, उसके भागने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। वो मतलब कभी भी दिन हो, रात हो या रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, वो घर से निकल करके बस भाग जाता था। और जब वो घर पे होता तो घर का सामान फेंकना और घर वालों पे चिल्लाना, इवन मार पीट करना, ये तो जैसे एक आम बात हो चुकी थी। 2 से 3 महीने के उस टाइम पीरियड में मेरे पूरे खानदान को ये बात पता चल चुकी थी कि मेरा छोटा भाई शायद पागल हो चुका है। उसी बीच मेरी एक दूर की ताई थी जिन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि शायद तुम्हारे बेटे के साथ कुछ दूसरा ही मामला हो गया। उन्होंने हमसे कहा कि क्यों ना तुम किसी ओझा को या किसी बाबा को दिखाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भूत प्रेत वाला मामला लग रहा है। मम्मी उससे कहती हैं कि ठीक है, आप मुझे पता करके बताइए। 2-3 दिन ढूंढने के बाद एक बाबा के बारे में पता चलता है जो इस तरह की चीजें लोगों पे से उतारा करते थे। पहली फुर्सत में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मैं अपने छोटे भाई को लेकर के उस बाबा के पास पहुंचते हैं। जहाँ उस बाबा के पास पहुंचते हैं तो वो एक झोपड़ी होती है बहुत पुरानी सी, वो वहां बैठा करते थे। आशुतोष जैसे ही उस झोपड़ी के जस्ट सामने पहुंचता है, वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाना शुरू करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। हम सब ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ होता है, इसलिए वो भाग नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि उस झोपड़ी में से एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स जो कि उस झोपड़ी से निकलता है और हम लोगों के पास आते हैं। जब वो आशुतोष की ये हालत देखते हैं कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इसकी आंख वाँख सब पीछे पलट चुकी है और ये बहुत बुरी तरह से चीख रहा है और इसके हाथ पैर भी पीछे की तरफ मुड़े जा रहे हैं, तो वो बाबा अपने हाथ में एक भभूत टाइप की चीज लिए हुए होते हैं। लाइक जब किसी को शमशान में जलाया जाता है तो उसके जलने के बाद जो राख बच जाती है, ये उसी तरह की कोई चीज थी। उन्होंने वो राख सीधा आशुतोष के माथे पे लगाई और जब उसके माथे पे वो चीज बाबा ने लगाई तो आशुतोष अचानक से अनकॉन्शियस हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। हम सब उसे उठा करके बाबा की उस झोपड़ी में ले जाते हैं। हम उसे वहां ले जा करके लिटा देते हैं और उसके बाद बाबा कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। वो कुछ मंत्र जाप कर रहे थे और मंत्र जाप करने के बाद वो अचानक से एक सवाल करते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि वो किससे सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अपना नाम बता और ये बता तू कहाँ से आई है, तूने इस बच्चे को कहाँ से पकड़ा है और तू इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। तभी हम देखते हैं कि आशुतोष अचानक से उठ के बैठता है खुद से और बहुत ही पतली सी आवाज में बाबा से कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू मुझे इसके अंदर से निकाल लेगा, ये तेरे बस की बात नहीं है। तभी बाबा उससे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसके शरीर से निकल जा। अब ये बातें हम लोगों के समझ में नहीं आ रही होती। उसके बाद बाबा आशुतोष की तरफ घूम करके कहते हैं कि इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या गलती हो गई इस बच्चे से। तब आशुतोष उसी पतली सी आवाज में, जो कि बहुत ही अजीब सी और डरावनी सी आवाज थी, वो बाबा से कहता है कि इसने मेरा घर उजाड़ा है और मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतनी बात बोलने के बाद आशुतोष के मुंह से हम देखते हैं कि खून निकलना शुरू हो गया है। उसके मुंह से, उसकी नाक से और इवन उसके कान से भी खून निकल रहा था। हम बाबा से बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लगते हैं कि मेरे भाई को, मेरे बच्चे को प्लीज बचा लीजिए, अगर ऐसे ही खून निकलता रहा तो ये मर जाएगा। बाबा अपनी क्रिया जारी रखते हैं और हम लोगों की किसी भी बात का जवाब नहीं देते। वो पढ़ाई रेगुलरली करते रहते हैं
रहते हैं और जब 15 से 20 मिनट पढ़ लेने के बाद आशुतोष फिर से बेहोश हो जाता है। वो हमसे कहते हैं कि इसको घर ले जाओ, मैं तुम्हें एक ताबीज दिए दे रहा हूँ और इस ताबीज को इसके हाथ पे बांध देना, और ध्यान रहे इसके हाथ से ये ताबीज दोबारा कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। किसी भी कंडीशन में हो, नहा रहा हो, कहीं घूम रहा हो, स्कूल में हो या कहीं भी, इसके हाथ से ये ताबीज उतरनी नहीं चाहिए। उसके बाद उन बाबा ने हम लोगों से बताया कि दरअसल हुआ ये था कि उस दिन जब हम कोचिंग से अपने घर आ रहे थे तो मेरा छोटा भाई आशुतोष उस पेड़ पे चढ़ गया था और उस पेड़ पे चढ़ते ही उसने एक डाली पे कदम रखा और वो डाली उसी वक्त टूट के नीचे गिर गई थी। उस डाली पे ही उस पिशाचनी का घर था। जी हाँ दोस्तों, वो जो आशुतोष के ऊपर थी वो एक पिशाचनी थी जो कि उस पेड़ पे कई 100 सालों से रह रही थी। अब आशुतोष को इस बात का पता नहीं चला और उसने जाने अनजाने में उसका घर तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उसने मेरे भाई को पोसेस कर लिया था। यही वजह थी कि मेरा भाई घर आ जाने के बाद बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा था। उसके बाद कंटिन्यूसली 6 महीने तक हम उन बाबा के पास जाते रहते थे और आशुतोष का इलाज कराते रहते थे। हालांकि उन 6 महीनों में बीच बीच में कभी कभी ऐसी चीजें होना फिर से शुरू हो जाती थी, लेकिन जब हम उस बाबा के पास दोबारा से जाते थे तो ये चीज रुक जाती थी। 6 महीना तकरीबन मेरे भाई का इलाज चला। इलाज 6 महीने के बाद जब खत्म हुआ तो मेरा भाई पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो बाबा ने जो ताबीज दी थी वो आज भी मेरे भाई के हाथ में बंधी रहती है और कभी भी उसने उस ताबीज को अपने हाथ से नहीं उतारा। उसके बाद हमने वो कोचिंग भी चेंज कर दी थी, फिर हम कहीं और जाने लगे थे पढ़ने के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी मेरे साथ अपना ऐसा कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप मुझे वहां पे मैसेज करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।